प्रताप नगर में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसके खेतों में जो भी अनाज होता उसी को बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक साल से बारिश ना होने के कारण उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल होने लगा। सुनिए जी, अब घर में खाने का कुछ भी नहीं बचा। राशन भी बस 1 या 2 दिन की ही चलेगा। क्या करे माया, इस साल तो बारिश हो ही नहीं रही। लगता है इंद्र भगवान हम किसानों से नाराज हैं। बारिश का तो नामो निशान ही नहीं है। पर यह बात हमारा पापी पेट तो नहीं जानता है ना। इसे तो भोजन देना ही होगा, नहीं तो यमराज खुश हो जाएंगे और अपने पास बुला लेंगे। हाँ माया, तुम ठीक कह रही हो, पर चिंता ना करो, मैं कहीं ना कहीं से खाने का कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। आप किसी चीज का व्यापार क्यों नहीं शुरू कर देते हैं जी? अब सिर्फ खेती के भरोसे ही तो नहीं रह सकते ना, जो भला कुछ मुनाफा हो जाए व्यापार से। हाँ माया, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर व्यापार करने के लिए पूंजी चाहिए, और वो कहाँ से लाऊंगा भला मैं? क्यों ना आप उस कल्लू सेठ से कुछ रुपए उधार ले लो और जब व्यापार में मुनाफा होगा तो लौटा देना उसे। ठीक है माया, आज ही मैं उस कल्लू सेठ के पास जाता हूँ। ऐसा बोलकर रामू उस कल्लू सेठ के पास पैसे उधार लेने के लिए चल पड़ता है। आओ आओ रामू, बोलो कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं रामू, जरूर देंगे। हमारा तो धंधा ही यही है। बस तुम 10% के हिसाब से हर महीने ब्याज देते रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप बहुत ही दयालु हैं। हाँ, दयालु तो मैं हूँ रामू, पर ब्याज लेते समय मुझे जरा भी दया नहीं आता, इसलिए समय पर ब्याज मिलती रहने चाहिए भाई। ठीक है सेठ जी, आपको समय में ब्याज मिल जाया करेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ सेठ जी। उसके बाद वह सेठ रामू को 100 रुपया उधार देता है। फिर पैसे लेकर रामू घर की तरफ चल पड़ता है। मुन्ना कहाँ है माया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो यही पास में बकरियां चरा रहा है। आप बताओ, उधर का काम बना? सेठ जी ने पैसे दिए? हाँ माया, पैसे तो मिल गए। अभी मैं घर के लिए राशन लेने जा रहा हूँ। वापस आकर किसी व्यापार के बारे में सोचता हूँ मैं। ठीक है जी, आराम से जाना और थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। ऐसा बोलकर रामू अपने घर का राशन लाने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा के दरबार में एक आदमी राजा के पास आता है और कहता है, अनर्थ हो गया महाराज, हमारे गांव के जंगल में एक शेर आ गया है और वो गांव की तरफ कभी भी आ सकता है। कृपया आप हमारी रक्षा करें महाराज, रक्षा करें। मंत्री जी, जल्द से जल्द शेर को पकड़ने का इंतजाम किया जाए। किसी भी मासूम की जान नहीं जानी चाहिए। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत रहे, हम जल्द से जल्द उस शेर को पकड़ लेंगे। ऐसा बोलकर मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेता है और उस शेर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। मंत्री सीधे जंगल पहुंच जाता है जहां वह शेर सो रहा होता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खूंखार शेर लगता है यहाँ से जान बचाकर भागने में ही भलाई है। भागो। पर मंत्री जी, उन गांव वालों का क्या होगा? अगर ये शेर गांव पहुंच गया तो गांव वालों की जान भी जा सकती है मंत्री जी।
गांव वाले तो बाद में मारे जाएंगे। अगर हम लोग अभी नहीं भागे तो मुफ्त में शेर का शिकार बन जाएंगे। भागो यहाँ से। मंत्री ऐसा बोलकर अपने सैनिकों के साथ वापस राजमहल की ओर चला जाता है। महाराज, वो शेर तो बहुत ही खूंखार है। हम चाहकर भी उस शेर को नहीं पकड़ सकते महाराज। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं मंत्री जी? आप तो बहुत बड़े कायर निकले। प्रजा की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, भले उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। और आप उन्हें संकट में छोड़कर चले आए यहाँ। मुझे माफ कर दे महाराज, मैं उस शेर को देखकर डर गया। पर आप चिंता ना करें, वो शेर घने जंगल में है, इसलिए वो आज गांव की तरफ नहीं आ सकता जी। ठीक है मंत्री जी, आप अभी जाकर बड़े पिंजरे का प्रबंध कीजिए। कल सुबह होते ही हम खुद उस शेर को पकड़ने जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अभी पिंजरे का प्रबंध करता हूँ। ऐसा बोलकर मंत्री वहाँ से चला तो जाता है, पर राजा की बातें उस मंत्री के दिल में चुभ जाती है और वह उस राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगता है। इस मूर्ख राजा ने कायर कहा मुझे। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इस कायर की बहादुरी। हाँ। ऐसा सोचकर मंत्री राजा से बदला लेने के लिए एक जादूगरनी के पास चला जाता है। आओ मंत्री आओ, आखिर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई। बताओ क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा जादूगरनी। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, पर पहले तुम्हें मुझे एक ऋषि के श्राप से मुक्त कराना होगा। तभी मैं इस गुफा से बाहर निकल पाऊंगी और तभी मेरा जादू काम करेगा। ठीक है, बताओ तुम्हें उस श्राप से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। इस गुफा के बाहर तुम्हें एक तालाब मिलेगा, उसे तालाब से तुम्हें पानी लाकर मुझे देना पड़ेगा, तभी मैं उस श्राप से मुक्त हो पाऊंगी। जादूगरनी के ऐसा बोलते ही मंत्री गुफा के बाहर पानी लाने के लिए चला जाता है। ये लो जादूगरनी, मैं पानी ले आया। पानी देते ही वह जादूगरनी उस ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाती है और उसके पास बहुत सारी काली शक्तियां आ जाती है। अब मैं आजाद हो गई। बोलो मंत्री, मुझे क्या करना है? उसके बाद मंत्री अपने षड्यंत्र के अनुसार जादूगरनी को सारी बातें बता देती है। बस इतनी सी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा मंत्री। महाराज, कल मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी, मैं भी उस शेर को देखना चाहती हूँ। नहीं महारानी, कल आपको जंगल नहीं ले जा सकते, वहाँ खतरा है। वैसे उस शेर को पकड़कर हम राजमहल ही लाएंगे महारानी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, मैं राजमहल में ही देख लूंगी उस शेर को। अगले दिन राजा का सैनिक एक बड़ा सा पिंजरा लेकर राजा के साथ जंगल की तरफ जाने लगता है। बस यहीं पर रख दो पिंजरा, देखते हैं आखिर वो शेर कैसे बसता है। पर महाराज, इसमें कोई चारा भी तो डालना पड़ेगा ना। बिना चारा के कैसे फंसेगा वो शेर? तो इसके अंदर आपको डाल देंगे मंत्री जी, आखिर आपका डर भी तो भगाना है ना।
महाराज, वो शेर तो मुझे कच्चा चबा जाएगा। डर भगाने से पहले तो मेरी जान ही निकल जाएगी यहाँ। अरे मंत्री जी, हम तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा कीजिए, कहीं से कोई जानवर पकड़ लाइए, उसी को चारा के रूप में इस्तेमाल करेंगे हम। महाराज, पास में यहीं एक युवक कुछ बकरियां चरा रहा है। मैंने उससे एक बकरी मांगा तो वो कहने लगा कि वो सिर्फ राजा को ही अपनी बकरी देगा। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर चलिए उस युवक के पास ही चलते हैं। उसके बाद वह मंत्री राजा को अपने साथ लेकर जाने लगता है। कुछ ही देर में वह दोनों एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां वह जादूगरनी रहती थी। ये आप मुझे कहाँ ले आए मंत्री जी? ये तो एक गुफा है, बकरियां कहाँ है? थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, एक बड़ी सी बकरी आती ही होगी इस गुफा से। मंत्री के ऐसा बोलते ही उस गुफा के अंदर से वह जादूगरनी बाहर आ जाती है। बोल मंत्री, अब क्या करना है? इस राजा को यही खत्म कर दूं क्या? नहीं जादूगरनी जी, इस दुष्ट राजा को इतना आसान सजा मैं नहीं दूंगा। पहले तो इसे बकरा बनाकर उसे शेर के पिंजरे में डालूंगा, वहीं पर ये तड़प तड़प कर मरेगा दुष्ट। मंत्री जी, आपने ये क्या किया? यही सिला दिया आपने हमारे भरोसे का। हमने आपसे ये उम्मीद तो कभी नहीं की थी मंत्री जी। ये मेरा प्रतिशोध है मूर्ख राजा। तुमने मुझे कायर कहा था ना, अब देखो मेरी बहादुरी। मंत्री जी, अगर मैं जिंदा बच गया ना, तो आपको मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। हाँ, पर ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे महाराज। जादूगरनी जी, अभी जल्दी से इस राजा को एक बकरा बना दो। मंत्री के ऐसा बोलते ही वह जादूगरनी उस राजा को एक बकरा बना देती है, पर बकरा बनते ही राजा वहां से भाग जाता है। उसके बाद मंत्री भी राजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। अरे, यहाँ इतनी सारी बकरियां हैं, इनमें से वो राजा कौन सा है? मंत्री एक साथ बहुत सारी बकरियां देखकर सोच में पड़ जाता है और राजा को नहीं पहचान पाता है। इसलिए वह उस गरीब किसान रामू से पूछता है, जो वहाँ अपनी बकरियां चराने आता है। सुनो भाई, इनमें से कौन सा बकरा अभी अभी गुफा की तरफ से आया है? मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगा। हाँ, वो दोनों बकरा आए हैं मंत्री जी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे वो दोनों बकरा चाहिए। बदले में राजमहल आकर उन दोनों बकरों की कीमत और अपना इनाम ले जाना। चलो, अब बच गया मैं। इस मंत्री को तो मैं बाद में देख लूंगा। उसके बाद मंत्री उन दोनों बकरों को लेकर उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है, जहां वो लोग उस खूंखार शेर को पकड़ने वाले थे। सिपाहियों, इन दोनों बकरों को उस पिंजरे में डाल दो। महाराज के आने से पहले हमें उस शेर को पकड़ना है, समझे? पर महाराज तो आपके साथ गए थे ना मंत्री जी, फिर वहाँ कहाँ रुक गए? महाराज कुछ जरूरी काम से एक ऋषि के पास गए हैं। तुम अपना काम करो, महाराज थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, ऐसा बोलकर सभी लोग दूर से ही उस शेर का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद ही वहाँ वह शेर आ जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। फिर वह शेर उन दोनों बकरों को अपना शिकार बना लेता है, जिससे मंत्री जी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। चलो, अच्छा हुआ, राजा तो गया। अब मुझे इस राज्य का राजा बनने से
कोई नहीं रोक सकता। सैनिकों, अब वो शेर को पिंजरे समेत राजमहल ले चलो। हाँ। उसके बाद मंत्री उस शेर को पिंजरे के साथ पकड़कर राजमहल ले जाता है। दूसरी तरफ रामू उस राजा को अपनी बकरियों के साथ अपना घर ले जाता है। सुनो भले पुरुष, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे ये आवाज किधर से आ रही है? यहाँ तो सिर्फ मैं ही हूँ। अरे मैं इधर हूँ भाई, तुम्हारी बकरियों के साथ। क्या तुम सच में बोल सकते हो बकरी? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? हाँ भाई, मैं सच में बोल सकता हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रहे। मैं इस राज्य का राजा हूँ, राजा। उसके बाद बकरे के रूप में वह राजा रामू को अपनी सारी बातें बता देता है। फिर रामू कहता है, पर महाराज, मैं आपको फिर से ठीक कैसे करूँगा? मुझे तो कोई जादू नहीं आता। तुम मुझे एक ऋषि के पास ले चलो। मैं तुम्हें उस ऋषि तक ले जाने का रास्ता दिखाता हूँ। बस तुम मेरी रक्षा करना। ठीक है महाराज, हम कल सुबह होते ही उस ऋषि के पास चले जाएंगे। उसके बाद रामू उस राजा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। आई महाराज, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। यह लीजिए इस गरीब का साधारण भोजन। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होते तो आज मेरे नसीब में ये भोजन भी नहीं होता। आप चिंता न करें महाराज, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही कल्लू सेठ रामू के घर आ जाता है और रामू से अचानक अपने पैसे मांगने लगता है। रामू, मुझे अचानक पैसों की जरूरत आ गई है। क्या तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दोगे? पर सेठ जी, वो पैसे तो खर्च हो गए, और वैसे भी आप तो महीने के अंत में पैसे लेने वाले थे ना? हाँ पता है मुझे, पर मुझे अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी सारी बकरियां ले जाऊंगा। पैसे तो अभी नहीं है सेठ जी। आप ऐसा करो, एक बकरा छोड़कर सारी बकरियां अपने साथ ले जाओ। अब आए ना सही रास्ते पर। मैं ले जाता हूँ इन बकरियों को, पैसा वापस कर देना और बकरियां ले जाना। ऐसा बोलकर सेठ एक बकरा छोड़कर सारी बकरियां अपने साथ ले जाता है। उसके बाद रामू भी उस बकरे को लेकर ऋषि के पास जाने लगता है। ये रिसीवर, कृपया मेरी मदद करे। मेरे मंत्री ने मेरे साथ धोखा किया है। एक जादूगरनी के साथ मिलकर उसने मुझे बकरा बना दिया। रिसीवर, हमें पता है, बस जिस जादूगरनी ने तुम्हारा ये हाल किया है उसे मैंने ही उस गुफा में कैद किया था, पर तुम्हारे मंत्री ने लालच और क्रोध में आकर उस जादूगरनी को आजाद करवा दिया। तो बाबा, अब क्या मैं फिर से मनुष्य के रूप में नहीं आ सकता क्या? हाँ, आ तो सकते हो बस, पर पहले मुझे उस जादूगरनी को फिर से उस गुफा में कैद करना होगा, तभी उसका जादू तुम्हारे ऊपर से खत्म होगा। हाँ। उसके बाद राजा और रामू उस ऋषि के पास उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वह जादूगरनी रहती थी। अरे मर गई मैं। अरे पागल राजा, तुम्हें यही साधु मिला था? किसी और को पकड़ कर ले आता या अकेले ही आ जाते, मैं वैसे ही ठीक कर देती तुम्हें। ठीक तो कर देती, पर तुम्हें कैद करना अति आवश्यक है जादूगरनी, नहीं तो बाहर आकर पूरे राज्य में
आतंक फैला देगी तू। ऐसा बोलकर वह ऋषि उस जादूगरनी को अपनी शक्तियों से फिर से उस एक गुफा में कैद कर देता है। जादूगरनी के कैद होते ही वह बकरा फिर से राजा बन जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बाबा। मेरा नहीं राजन, इस गरीब का धन्यवाद करो जिसने आपको मेरे पास लाया, और हो सके तो इनका उद्धार कीजिए महाराज। हाँ महाराज, पर सबसे पहले मुझे उस गद्दार मंत्री का उद्धार करना है। ऐसा बोलकर राजा गुस्से में राजमहल की ओर चल पड़ता है। राजमहल जाकर राजा देखता है कि उसके सिंहासन पर उसका मंत्री बैठा हुआ है। मंत्री राजा को देखते ही डर जाता है। महाराज, आप तो दुष्ट मंत्री, तुमने क्या सोचा कि मैं उस शेर का शिकार बन गया? पर यह तुम्हारा भूल था, भूल। पर मैंने तो आपको खुद उस पिंजरे में डलवाया था, फिर आप बच कैसे गए? दुष्ट, याद करो जब तुम उन बकरियों को उठाकर ले गए थे, उस समय उन बकरियों में सिर्फ मेरी ही पूंछ काली थी, पर तुम मुझे पहचान न सके थे। सिपाहियों, पकड़ लो इस दुष्ट धोखेबाज मंत्री को और हमेशा के लिए इसे काल कोठरी में बंद कर दो। राजा उस मंत्री को काल कोठरी में बंद करवाने के बाद उस गरीब किसान रामू को बुलवाता है, जिसने उसकी मदद की थी। हे युवक, जिस तरह आपने हमारी जान बचाई, हम उससे बहुत खुश हैं, इसलिए हम आपको अपना मंत्री बनाते हैं आज से। ऐसा बोलकर राजा गरीब किसान को अपना मंत्री बना लेता है और उसे इनाम के तौर पर ढेर सारा धन देता है। इसलिए दोस्तों, हम भले गरीब क्यों ना हो, पर हमें कभी धन के लालच में आकर अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। सही समय आने पर हमें भगवान वह सब कुछ देता है जिसके हम लायक होते हैं। बस हमें हमेशा ईमानदारी से मेहनत और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए।